नमस्कार दोस्तों। आज हम मसाला चाय की एक कहानी हम दो हमारे एक पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अक्सर गलत और सही धीरे से अपनी जगह आपस में बदल लेते हैं और दुनिया में किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। ऐसा कहा और माना दोनों जाता है कि शादी के बाद किसी भी औरत को पराये आदमी की तरफ और किसी भी आदमी को पराये औरत की तरफ उस नज़र से नहीं देखना चाहिए। लेकिन सच तो यही है, ऐसा केवल कहा और माना जाता है। और जो कुछ भी दुनिया में कहा और माना जाता है वैसा होता भी है, ऐसा बहुत कम होता है। शादी के बाद किसी औरत या आदमी का पराये आदमी या औरत को उस नज़र से देखना सही तो नहीं होता। हो सकता है ये सच बहुत दिनों तक दुनिया का सच रहा भी हो, लेकिन ये ऐसा सच नहीं था जिसके साथ दुनिया आगे चलना चाहती थी। मोहल्ले में कई सारे घर थे, कई सारे बच्चे, कई सारे अंकल और कई सारी आंटियां थी। शाम को सारी बूढ़ी आंटियां इकट्ठा होकर अपने अपने घरों की बहुओं की बुराई करती थी, और जब भी मोहल्ले भर की भाभियां इकट्ठा होती तो वो अपनी बुढ़ी आंटियों की बुराई करती थी, अपने पतियों के बारे में एक दूसरे को बताती थी। कुछ भाभियां जो करीब सहेलियां बन गई थी, वो अपने दिन और रात दोनों के किस्से डिटेल में एक एक करके बताती और खुश होती थी। मेरी उम्र अब मोहल्ले वाले बच्चों के साथ खेलने से थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। हम लोगों का घर तीसरी मंजिल पर था। सामने वाला घर वहाँ से एकदम साफ दिखता था। सामने एक भैया भाभी रहते थे। भैया के मम्मी पापा साल में एक दो बार घर आया करते थे। भैया किसी ऑफिस में काम करते थे और भाभी एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती थी। दोनों हमेशा एक दूसरे को छेड़ते मजाक उड़ाते ही मिलते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि उनकी लव मैरिज नहीं हुई हो। सभी त्योहारों पर वह दोनों घर आते, आशीर्वाद लेते। वैसे तो हमारे शहरों में और मोहल्लों में ऐसे भैया भाभी बहुत ही कॉमन हैं, जिनके बीच की केमिस्ट्री को देखकर कभी लगेगा ही नहीं कि इनकी अरेंज मैरिज हुई होगी। सामने वाली कविता भाभी और जतिन भैया ऐसे ही थे। जब भी वो घर आते तो मम्मी हमेशा उनकी नज़र उतारती और उनके हम दो हमारे तीन होने वाले प्लान के बारे में याद दिलाती, जिस पर वो दोनों ही शर्माते हुए वैसे ही रिएक्ट करते जैसे कि अमूमन शहरों और मोहल्लों में किया जाता है। मेरी भैया और भाभी से बहुत पटती थी। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वे सगे भैया नहीं हैं। वो लोग अक्सर शाम को गली में जगह बनाकर नेट डालकर बैडमिंटन खेलते थे। कई बार कविता भाभी मेरे और भैया के साथ खेलती। हम लोगों को रोज़ खेलते हुए देखकर मोहल्ले की कई और भाभियों को ये ख्याल आया कि वे अपने पहले बच्चे के बाद थोड़ा बदल गई हैं। इसलिए अपने आप को पहला जैसा करने के लिए उन्होंने भी खेलना शुरू कर दिया था। एक बार मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हुई तो भैया ही मम्मी को रात में लेकर हॉस्पिटल गए। मम्मी को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ, जिसको सुनकर मैं बहुत देर तक रोता रहा। तो भाभी ने मुझे वैसे ही समझाया जैसे मम्मी समझाती थी। मम्मी की तबीयत खराब होने के बाद से भाभी जैसे मेरी मम्मी हो गई थी। रोज़ एक बार घर आना, हाल चाल पूछना। शुरू में तो भैया भी रोज़ आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका रोज़ आना केवल संडे संडे आने तक रह गया। लेकिन भाभी रोज़ शाम को आती रही। कई बार जब पड़ोसियों का आना बहुत ज़्यादा हो गया तो दोनों घरों में जो भी सब्जी बनती थोड़ा ज़्यादा बन जाती है। भाभी रोज़ थोड़ी सी सब्जी या फिर जो भी चीज़ बनी हो एक कटोरी में लाती हैं और टेबल पर रखे हुए कहती हैं, थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, बिट्टू खा लेगा। और उन दिनों मोहल्ले में पड़ोसियों के किसी भी बर्तन को खाली लौटाने का चलन नहीं था। तो मम्मी भी इसके बाद जो बना होता उसको कटोरी में भर कर वापस देती और कहती, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन चख के बताना कैसा है। रोज़ का यही सिलसिला था। एक दिन मम्मी ने दिन में कुछ स्पेशल बनाया और मुझे देते हुए बोली, देखो सामने कविता आ गई हो तो दे आओ, दिन में खा लेगी। मैं कटोरी लेकर उनके घर पहुंच गया। घंटी बजाई, लेकिन कुछ देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं लौटने लगा। तभी दरवाज़ा खुला। मम्मी ने कुछ भेजा है, मैंने कटोरी आगे बढ़ाते हुए कहा। कटोरी हाथ में दी और चलने लगा। अंदर आ जाओ, कटोरी लेते जाओ, भाभी ने दरवाजे से हटते हुए कहा। मैं अंदर गया। भाभी किचन में गई, वहाँ पर कटोरी खाली की और जो सब्जी उन्होंने बनाई थी हमारी वाली कटोरी में डालकर मुझे दे दिया। जब वो मुझे कटोरी दे रही थी तब मेरी नज़र उनकी आंखों पर गई। उनकी आंखें एकदम सूजी हुई थी।
जैसे कि बहुत रोई हूँ। क्या हुआ आपको भाभी? क्या आप रो रही थी? नहीं तो, ये कहते ही भाभी अपने आप को रोक नहीं पाई और बहुत जोर से रोने लगी। रोते ही उनको लगा कि मेरे सामने नहीं रोना चाहिए। तुरंत ही अपने आंसू पोंछकर बोली, किसी से कहना मत। आपको हुआ क्या? भैया ने कुछ कहा? ये बोलते ही मुझे लगा कि मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैंने तुरंत ही सॉरी बोल अपनी कटोरी लेकर वहाँ से चल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर आकर मैंने मम्मी को कटोरी दे दी और खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ गया। मुझे लगा शायद भैया से लड़ाई हुई होगी। मम्मी भी जब पापा से नाराज़ होती हैं तो कई बार वो रो देती हैं। उसी दिन शाम को जब भाभी घर आई तो जानबूझकर मैं कॉलेज का कुछ काम बताकर घर से चल दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन मैंने भाभी को पहली बार अवॉइड किया। ऐसा लग रहा था कि सामने वाले घर का कोई राज मुझे पता चल गया है, जिसको मैं केवल अपने तक ही रखना चाहता था। इसके बाद कई दिनों तक मम्मी के कहने के बावजूद भी मैं कभी सामने वाले उनके घर में नहीं गया। कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं मना ही कर देता। उस दिन के बाद से भाभी मेरे लिए भाभी जैसी नहीं रही। एक संडे शाम को जब भैया भाभी दोनों घर आए हुए थे तो मुझे देखते ही भैया बोल पड़े, आजकल खेलने नहीं आते? पेपर चल रहे हैं क्या? हाँ, पेपर होने वाले हैं इसलिए, मैंने कहा। बढ़िया है, पढ़ो यार, लेकिन कभी कभी खेलने में कोई नुकसान नहीं, भैया ने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा। आंटी कल से पक्का भेजिएगा बिट्टू को, कविता भाभी ने मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा और मेरी तरफ देखा। उस दिन कई दिनों बाद मैंने भाभी की आंखों की तरफ देखा और उनसे दूर दूर तक कोई आंसू नहीं दिखा। मुझे भी लगा कि मैं फालतू में ही इतने दिनों तक पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। कोई वैसी छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी जिन लड़ाइयों के बिना ना दुनिया चलती है और ना ही घर। अगले दिन फिर से मम्मी ने कुछ दिया। मैं गया और घंटी बजाई। भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनकी नज़र बचाकर उनकी आंखों में देखा। दूर दूर तक आंसू नहीं थे। मैंने कटोरी बढ़ाई, भाभी ने अंदर घर बुलाया। कटोरी में कुछ भरा और कटोरी वापस दे दी। मैं वापस आने के लिए चलने लगा, तभी भाभी ने पीछे से आवाज़ लगाई, बिट्टू बिट्टू 2 मिनट रुको। बताइए भाभी, मैंने कहा। भाभी ने मुझे सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तुम्हें पता है क्यों रो रही थी मैं उस दिन? नहीं, भैया से झगड़ा हुआ होगा ना। मम्मी भी कभी कभी ऐसे ही रोती थी जब हम छोटे थे। मैंने वैसे ही कहा जैसे मुझे सब पता हो और मैं सामने टीवी की तरफ देखने लगा। नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत खुश रखते हैं, हर एक छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखते हैं, भाभी ने अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कहा। फिर क्यों? नहीं छोड़िए, मुझे नहीं पूछना चाहिए। इतना कहकर मैं वहाँ से चलने लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे डर लगता है। मैं समझा नहीं। तुम किसी को कहोगे तो नहीं? नहीं, मुझे मालूम है तुम नहीं कहोगे, भाभी ने कहा। यह सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। भाभी ने दोबारा बोलना शुरू किया। शादी से पहले मैं एक लड़के को बहुत प्यार करती थी। वो हम लोगों की कास्ट का नहीं था। जिस दिन मेरी शादी हुई उसके अगले दिन ही उसने उसकी कभी कभी बहुत याद आती है। इतना कहते कहते भाभी जोर जोर से रोने लगी। मैंने उनको चुप कराना ठीक नहीं समझा, लेकिन जब वो बहुत देर तक चुप नहीं हुई तो मैं सामने किचन से पानी लेकर आया और उनकी तरफ बढ़ाया। पानी पीकर उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया। फिर बहुत देर तक रोती रही। उतनी देर न मैं अपने आप को छुड़ा पाया, न ही मेरा मन किया। जब वो बहुत देर तक रो ली तब बोली, हम लोग सब कुछ सबको नहीं बता सकते ना, कुछ रह जाता है हमेशा। मैं समझा नहीं। आप सब बता तो रही हैं मुझे। हाँ, लेकिन सब तो नहीं बता सकती ना। कुछ हमेशा ऐसा होता है जो हम किसी से नहीं कह पाते, किसी से भी नहीं। मैं नहीं मानता, मैंने कहा। तुम नहीं समझोगे, जब बड़े होगे तब समझ आएगा। भाभी ने अपने बचे हुए आंसू चुन्नी से पोंछ लिए और सामने बेसिन में मुंह धोया। मुझे अपने पास बुलाकर गले लगा लिया। हम यूं ही कुछ देर बिना कुछ बोले बैठे रहे, एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। मैं पहली बार किसी से ऐसे गले लगा था। मुझे एक बार भी गलत और सही का ख्याल नहीं आया। उस दिन के बाद मैं भाभी के लिए बिट्टू से थोड़ा बड़ा हो गया। बाकी मोहल्ले और अपने घर के लिए मैं अभी भी बिट्टू ही था। सालों के बीतने से भले उम्र बढ़ती हो, लेकिन बड़े तो हम ऐसे ही किसी दोपहर
शाम या रात में एकदम से हो जाते हैं। वो बात अलग है कि मोहल्ले वाले लड़कियों के बड़े होने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उस दिन जब मैं वापस घर आया तो मम्मी ने पूछा, बड़ी देर कर दी। भाभी सब्जी बना रही थी। उन्होंने कहा 20 मिनट रुक जाओ, होने वाली है, इसलिए देर हो गई। ये झूठ बोलने से पहले मुझे एक भी सेकंड सोचना नहीं पड़ा। उस दिन शाम को भाभी बैडमिंटन खेलने आई। सब कुछ इतना नॉर्मल था कि मुझे लगा कि दिन में जो हुआ सपना था। बीच बीच में मेरी नज़र मिलती तो हम दोनों बस उतना मुस्कुराते जितना बस मैं और वो ही देख पाते। आंसू बड़े अजीब होते हैं। अक्सर रिश्ते टूटते वक्त अपनी शक्ल दिखाते हैं, तो कभी कभार आंसू रिश्ते की शुरुआत करते हैं। हमारे रिश्ते की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। वैसे तो मेरी भाभी थी, लेकिन उस दिन के बाद वो मुझे पहली बार लगा कि भाभी भाभी से कुछ ज़्यादा हो सकती हैं। इसके बाद ना मैंने उस लड़के के बारे में कभी पूछा और ना ही कभी भाभी ने मुझे उसके बारे में कुछ बताया। लेकिन जब भी मैं उनके घर जाता तो केवल 5 मिनट में नहीं लौट पाता। हमारी दुनिया भर की बातें होती, मोहल्ले वाले और भाभीयों की शिकायत से लेकर मेरी कॉलेज वाली फ्रेंड पल्लवी तक। मैं जितने आराम से भाभी से सब कुछ बता पाता, उतना कभी अपने किसी करीबी दोस्त से भी नहीं बोल पाता। बड़ा अजीब होता है, कई छोटी छोटी बातें हम कभी किसी को नहीं बताते और कितनी ही बड़ी बातें इतने आराम से किसी दूसरों को बोल देते हैं। मैं जब भी उनके घर दिन में जाता तो कभी नमस्ते नहीं करता। हाँ, जब भी वो भैया के साथ मिलती तभी मेरे मुंह से नमस्ते निकलता। कभी भी अकेले मिलने पे ये सब फॉर्मेलिटी करनी ही लगती। जब कभी हम दुनिया भर की बातें कर रहे होते हैं तो बोलते बोलते भाभी कई बार एकदम से रुक जाती, मुझे अपने गले लगा के कुछ नहीं बोलती, बस रोने लगती। मेरे कितना भी पूछने पर कुछ नहीं बोलती। मैं ज़्यादा पूछने की कोशिश करता भी तो मुझसे बस इतना कहती, बस चुप रहो थोड़ी देर, कुछ बोल के सब खराब मत करो। इस बात का मतलब मैं कभी नहीं समझ पाता, बस मैं उनकी बात मान लेता। एक बार ऐसे ही जब वो रो रही थी तो मैंने कहा, एक बार आप सब बोल दो, शायद अगली बार रोने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए तो सब बोल नहीं सकती, सब कुछ नहीं कह सकते ना हम लोग। कुछ चीज़ें केवल हमारी होती हैं। मुझे बार बार ये सुन के लगता कि भैया शायद उनके उतना करीब नहीं है जितना हम लोगों को बाहर से देख कर लगता है। इसलिए मैंने एक बार उनसे पूछा, भैया में कोई कमी है क्या? कमी मतलब? भाभी ने पूछा। मतलब मैंने दोस्तों से सुना है कई बार। सॉरी, मुझे पूछना नहीं चाहिए, यह आप लोग का पर्सनल बात है। नहीं नहीं, पूछो। मतलब भैया ठीक तो है ना? मतलब ठीक मतलब बेड पे, मैंने कहा। हालांकि बोलने के बाद मैं उनसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो अच्छा, भाभी ने बड़े ही नॉर्मली कहा। तो मैं ही सही नहीं हूँ, उसको ही सोचती हूँ आज भी। इसलिए शायद उस वक्त लड़कियां तुरंत आंखें बंद कर लेती हैं। आंखें बंद करने पर वही दिखता है जो तुम देखना चाहते हो। तुम अभी नहीं समझोगे। मैं सब समझता हूँ। ये सुनकर वो बड़े जोर से हंसी और बोली, अच्छा, सब समझते हो? कब से? मुझे समझ में आना शुरू हो चुका है कि लड़के और लड़की के बीच में क्या क्या हो सकता है। फिर भी मैंने कुछ सोच कर कहा, आप एक चीज बताइए मुझे। पूछो। पक्का बताओगी? तभी पूछूंगा। हाँ हाँ पक्का। नाम क्या था उसका? ये सुनकर वो थोड़ा हिचकिचा गई और मुझे अपने पास बुलाकर बोली, नाम नहीं बता सकती, कुछ और पूछ लो। नहीं, मुझे नाम बताओ। पता नहीं क्यों मैंने थोड़ी जिद की। नहीं बता सकती, सब कुछ नहीं बताया जा सकता। उस दिन पहली बार मुझे भाभी दोस्त जैसी नहीं लगी। मुझे वो वैसे ही लगने लगी जैसे किस्से मैंने सुन रखे थे। मैं वहाँ से चल दिया और गुस्से में कई दिन तक उनके घर नहीं गया। मुझे यही लगता रहा कि कैसी औरत है, भैया के साथ रहकर भी उस लड़के के बारे में सोचती रहती है, और ऐसा करने वाली दुनिया में इकलौती तो नहीं है। भैया भी शायद यही करते हों। ये भी एक तरह का धोखा है जिसके साथ दुनिया ने चुपचाप रहना सीख लिया है। दो लोगों के बीच में कोई तीसरा हो, इसके लिए ये जरूरी नहीं कि सच में वहाँ 3 लोग हों। इसके कई दिन बाद जब मैं घर गया तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, भाभी बोली, नाराज हो? नहीं, भाभी ने दोबारा बोला, बहुत नाराज हो? हाँ बहुत।
नाम जान के क्या करोगे? नाम की बात नहीं है, बात सब कुछ बताने की है। बता दूंगी नाम एक दिन। रहने दो, मुझे अब जानना ही नहीं है। मेरा गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। ठीक है, भाभी ने बोला और मुझे अपने पास बुलाकर गले लगा लिया और बहुत जोर से मेरे कान में फुसफुसाई, सॉरी। गुस्से में शायद कभी आंसू ना निकलते हों, लेकिन बहुत गुस्से में अक्सर आंसू निकल जाते हैं। उनके गले लगते ही मुझे जोर से रोना आ गया। मुझे उन्होंने चुप नहीं कराया, बल्कि वो भी रोने लगी। इस रोने के बीच में एक आध बार हमारे होंठ एक दूसरे को छू गए। उस छूने में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मुझे ये एहसास हो कि मैं एक लड़का हूं, और ना ही वो मुझे उस पल मेरी भाभी जैसी लगी। बस वहां दो लोग थे, नहीं शायद एक लोग, पता नहीं। शरीर जुड़कर भी कई बार दो लोग बिल्कुल पास नहीं आ पाते। कुछ खाली छूट जाता है। जो खाली छूट जाता है वो फासला तब तय होता है जब दो लोग आंसू से जुड़ते हैं। जब वो उस पल के लिए रोते हैं जो वही सामने उनके आंसू के साथ आंखों से चलकर गालों से होता हुआ एक दूसरे के होठों तक फिसल रहा होता है। तब पहली बार एहसास होता है कि हमारे बिना कुछ किए भी कोई फासला मिट रहा है, कोई खाली जगह भर रही है। कुछ खाली जगह थी जो हमारे बीच, वो भर गई थी। मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा था और ना ही भाभी के पास कोई जवाब बचा था। मुझे पता नहीं वो क्या था। उस दिन ये जो कुछ भी हुआ था, मैंने सोचा कि कभी किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन एक बार पल्लवी ने मुझसे बहुत ज़बरदस्ती करके अपनी कसम देकर पूछा कि कुछ ऐसा बताओ जो किसी को नहीं बताया। मैंने उसको ये बताया कि एक भाभी हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। पल्लवी ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद जब भी मैं पल्लवी से मिलता तो हम तीन हो जाते, पल्लवी, मैं और भाभी। उसको हमेशा ही लगता। मैंने उसको पूरी बात नहीं बताई है। वो हमेशा कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं था। पल्लवी उस दिन के बाद से कभी आगे नहीं बढ़ पाई। वो वही हमारे रिश्ते के साथ अटक गई थी। वो बार बार यही पूछती, सब बताओ मुझे, पूरा बताओ। क्या बताऊं? मैं सब कितनी बार बता चुका हूं। मैं खींच कर बोलता, नहीं, तुमने पूरी बात नहीं बताई। मुझे सब कुछ सुनना है, पल्लवी थोड़ा और गुस्से में कहती। मैं बता चुका हूं सब कुछ। तुम झूठ बोलते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हुआ हो। ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें बार बार मैं सच बोलकर भी झूठा साबित होता था। मैंने भाभी को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि ये सब चीज़ें नहीं बोली जा सकती। तुमने क्यों बताया उससे? वो कभी नहीं समझेगी। कभी कभी कुछ लड़ाइयाँ अधूरी ही रह जाती हैं, दोनों को उसमें मज़ा आने लगता है। पल्लवी से ये लड़ाई ऐसी थी जिसको मैं हर बार लड़ना नहीं चाहता था। मैंने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। आखिरी बार जब मैं पल्लवी से मिला तो मैंने कहा, मुझे एक सच बताना है तुम्हें। बताओ, पल्लवी ने हमेशा की तरह गुस्से में कहा। उस दिन वो सब कुछ हुआ था जो तुम सोच सकती हो और जो कुछ हो सकता है। ये बोलते वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे पता ही था, इतने दिनों से तुम झूठ बोल रहे थे। पल्लवी ये बोलकर उठकर चली गई। उसने वो सुन लिया था जो वो इतने दिनों से सुनना चाहती थी। बस इसके बाद हम कभी नहीं मिले। उसने कॉलेज में अपने सभी दोस्तों को मेरे और भाभी के बारे में वो सब कुछ बता दिया था, जो सब कुछ उसको सच लगता था, और वो सब भी बताया था जो सच हो सकता था। बात उड़ते उड़ते इतनी उड़ गई कि जितना मोहल्ले में बढ़ सकती थी। मम्मी ने मुझे भैया के यहाँ जाने से मना कर दिया। शाम को बैडमिंटन बंद हो गया। फिर भी मैं एक दिन चुपके से भाभी के घर गया और भाभी के पास बैठकर बहुत देर तक रोया, इतनी देर तक कि जब तक पल्लवी बह नहीं गई। लेकिन ऐसा होता नहीं, थोड़ा बहुत वो इंसान बचा ही रह जाता है, चाहे जितना भी आंसू बह जाए। मैं कभी कभी भाभी में पल्लवी को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन पल्लवी कभी नहीं मिली, आंखें बंद करने पर भी नहीं। भाभी ने बहुत समझाया कि मैं उसको भूल जाऊं, और मैंने कोशिश भी बहुत की। चलने से पहले भाभी ने कहा, आज के बाद मिलने मत आना, सही नहीं लगता। बात शायद बहुत बढ़ गई थी। अपना ही मोहल्ला इतना बदल गया था कि मेरा मन वहाँ घुटने लगा था। इसलिए कॉलेज के बाद शहर छोड़कर मैं दिल्ली तैयारी करने चला गया। कई बार शहर छोड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि शहर में रहने वाले लोग आपको याद नहीं आते, क्योंकि बार बार आपको उस गली
मोहल्ले, चौराहे से गुजरना नहीं पड़ता जहां आप कभी ठहरे हुए होते हैं। दिल्ली में मेरी एक बंदी से दोस्ती हुई। शुरू में बहुत दिनों तक मैं उसमें पल्लवी को खोजता रहा। मैं भी वैसे ही आंखें बंद करता रहा जैसे भाभी किया करती थी, जैसे दुनिया किया करती है। वो पूछती भी कि क्या बात है, तो मैं उससे कुछ बता नहीं पाता। वो बात तो कभी नहीं, क्योंकि पूरा शायद बताया ही नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें केवल हमारी होती हैं। मुझे अक्सर भाभी की कमी खलती रही, जिसके पास बैठकर बस जी भर के रो पाता था। लड़के वैसे भी अपने दोस्तों के सामने सही से रो नहीं पाते, बता चाहे सब कुछ दे। अब जब मैं शहर छोड़ दिया, धीरे धीरे मोहल्ले में मेरी और कविता भाभी वाली कहानी की जगह किसी और बिट्टू और कविता भाभी की कहानी ने जगह ले ली। बड़े अजीब होते हैं मोहल्ले और शहर, जहाँ बस कहानियों के किरदार बदलते हैं, कहानियाँ नहीं। मोहल्ले की बहुत सारी भाभियाँ उस खास वक्त में वैसे ही अपनी आंखें बंद करती रहीं और वही देखती रही जो वो देखना चाहती थी। मोहल्ले के सारे भैया अपनी अपनी पल्लवी को वैसे ही आंखें बंद करके ढूंढते रहे, और शायद इसलिए दुनिया ने अपनी आंखें मूंद ली थी। अगली बार जब मैं होली पर घर पहुंचा तो मम्मी ने मुझे सामने भैया भाभी से मिलने जाने के लिए कहा और बताया, बधाई दे देना, लड़का हुआ है जतिन और कविता को। मैं सामने घर पहुंचा। भाभी ने दरवाज़ा खोला और हमेशा की तरह मैंने नमस्ते नहीं किया। वो मुझे अंदर घर ले गई। वहाँ बच्चा सो रहा था। बहुत बहुत बधाई, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया। भैया कहाँ हैं? शाम को आएंगे। नाम क्या है बच्चे का? मैंने बच्चे को निहारते हुए पूछा। भाभी ने कुछ सोचा और बोली, ऐसे तो बंटी बुलाते हैं। तुम बताओ, गर्लफ्रेंड बनी तुम्हारी? हाँ, बन गई। और पल्लवी को भूल पाए? भाभी ने मेरी आंखों में देखकर पूछा। हाँ, नहीं, शायद थोड़ा थोड़ा। तुम नाम पूछते थे ना उसका? उसका नाम? भाभी ने अभी अभी उसका नाम बोलना शुरू ही किया था। इससे पहले कि वो पूरा नाम बोल पाती, मैं बोला, नहीं जानना मुझे। कुछ चीज़ें केवल हमारी होती हैं। ये बोलते हुए मेरे और ये सुनते हुए भाभी के बीच कोई खाली जगह भर गई। बहुत दिनों बाद मैं फफक फफक के रोया और बिना कुछ बोले वहाँ से चल दिया। भाभी ने मुझे नहीं रोका, बस मुझे ये सुनाई पड़ा कि वो सिसक रही थी और शायद बार बार बंटू बंटू बोल रही थी। जब मैं लौट रहा था तो दोपहर शाम के कपड़े पहनना शुरू कर चुकी थी। एक लड़के ने बैडमिंटन का नेट लगाया हुआ था और मोहल्ले की कुछ नई भाभियां बैडमिंटन खेल रही थी। धन्यवाद।